अब कहीं सारे स्टूडेंट्स को ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं इतनी सिंपल वे से आपको सिखाने वाली हूँ मिडिल एजेस के बारे में कि अगर आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आया तो आई एम श्योर कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मिडिल एजेस को कहा जाता है एज ऑफ फेथ, डार्क एजेस एज ऑफ शिवलरी और एज ऑफ लॉ। और जो मिडिल एजेस है वो सेग्रीगेटेड है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में और मिडिल इंग्लिश पीरियड में। अब जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उससे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्नाकुलर लिटरेचर है यूरोप की। अब इसका टाइम पीरियड आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि है अराउंड 450 AD टू 1066 AD। ये बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का पीरियड है। अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे हम देखते हैं 3 मेजर इवेंट्स होते हैं ये एंग्लो सैक्सन पीरियड में। अब जो पहली चीज़ है वो होती है किंग वॉर्टिगन, जो कि है रोमनियो ब्रिटानियो किंग। अब ये रूल कर रहे होते हैं ब्रिटॉन्स को। अब सेल्टिक इंग्लैंड में किंग वॉर्टिगन इन्वेडर्स से बहुत परेशान होते हैं, तो वो अपने एलाई सैक्सन्स को कहते हैं कि चलो आओ तुम यहाँ पर सेटल हो जाओ। अब वो जानबूझकर कहते हैं क्योंकि सैक्सन्स आर वन ऑफ द क्रूएलेस्ट ट्राइब इन द वर्ल्ड। अब सैक्सन्स जब आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, वो अपने दोस्त एंगल्स और जूथ को भी लेके आते हैं। अब किंग वॉर्टिगन ये तीनों के एलाई होते हैं, तो ये तीनों ही जर्मनिक ट्राइब इंग्लैंड में अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाना शुरू कर लेते हैं। अब नॉर्थम्बेरिया, फिर मर्सिया, फिर वेसेक्स और केंट जैसी जगह में किंगडम्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब जो नॉर्थम्बेरिया मर्सिया होता है वो वहाँ पे मेजरली एंगल्स डोमिनेंट होते हैं। वेसेक्स में हम देखते हैं सैक्सन्स डोमिनेंट होते हैं, और वहीं हम देखते हैं कि केंट में जूथ्स डोमिनेंट होते हैं। तो ये 4 मेजर पॉलिटिकल यूनिट बन जाते हैं। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है ईयर 597 AD में, जहाँ हम देखते हैं सेंट ऑगस्टीन रोम से आते हैं और वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने लगते हैं। वहीं सेम टाइम पे कुछ मंक्स आयरलैंड से आते हैं और वो मोनास्ट्री सेट करने लगते हैं, स्पेशली नॉर्थ एम्बेरिया से वो स्टार्ट करते हैं। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड में जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था वो 4 मेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में प्रिजर्व की गई थी। जो फर्स्ट है वो है सर रॉबर्ट कूटोन्स मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे बेओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। सेकंड है एक्सेटर बुक, थर्ड है वर्चिली बुक, थर्ड है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट। अब इन चारों को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। जो पहली मैन्यूस्क्रिप्ट है वो है सर रॉबर्ट कूटोन्स मैन्यूस्क्रिप्ट, या जिसे कहा जाता है बेओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जो प्लेस जहाँ पर इसे प्रिजर्व किया गया वो है ब्रिटिश म्यूज़ियम में। मेन पोइट्री जो इसमें है वो है बेओवुल्फ। सेकंड है वो है एक्सेटर बुक। अब इसमें बहुत सारी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है जो कि दी गई है बाय बिशप लियोफ्रिक टू एक्सेटर कैथेड्रल। अब इसमें 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें शॉर्टर पोएम्स और लॉन्गर पोएम्स है, और इसमें कहीं सारी लिरिक पोइट्रीज और एलिजीज है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो शॉर्टर पोएम्स है वो है गुथलक, क्राइस्ट, द फिनिक्स, जूलियाना।
लॉन्गर पोएम्स है द वॉन्डरर, सीफेरर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, रेसिग्नेशन, द कंप्लेंट ऑफ डियो, वुल्फ एंड एडवर्सर, रूइन एंड वित्सित। अब हम बात करते हैं वर्चुअली बुक की। अब ये वर्चुअली बुक है वो उसकी जो ओरिजिन है वो ही इटालियन वर्ड है, तो आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो प्लेस जहाँ पर इसे प्रिजर्व किया गया है वो है इटली, मिलान में। अब यहाँ पर जो वर्चुअली बुक है इसमें बहुत सारे प्रोज सरमन्स है एंड 3500 लाइन की एक ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है। अब इसमें जितनी भी पोएम्स है वो है द ड्रीम ऑफ द रूड, एंड्रियास, इलेन, द फेट ऑफ अपोस्टल्स। अब जो लास्ट है वो है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट। अब इसमें बहुत सारी बिब्लिकल पोइट्रीज है। इसके साथ साथ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये प्रिजर्व की गई है बॉडलियन लाइब्रेरी जो कि है ऑक्सफोर्ड में। अब इसमें जो जो पोइट्री है वो है जेनेसिस ए एंड बी, एक्सोडस, डैनियल, क्राइस्ट एंड सेटन। अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले है जो है कैडमैन, दूसरे है वो है साइनेवुल्फ। अब दोनों ही मोस्टली जो थीम यूज़ करते थे वो था रिलीजियस थीम। अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये कैडमैन और साइनेवुल्फ को स्कॉप भी कहा जाता है। अब स्कॉप क्या होता है? स्कॉप एक ट्राइबल पोएट होता है, तो ये दोनों ही स्कॉप थे। अब कैडमैन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अब कैडमैन के सपने में एक एंजल आती है और वो कहती है कि तुम गाना गाओ गॉड को अप्रिशिएट करते हुए। तो ये होता है कैडमैन की स्टोरी, और उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था हिम ऑफ क्रिएशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है बाय कैडमैन। अब कैडमैन से इंस्पायर हो जाते हैं साइनेवुल्फ। साइनेवुल्फ ने बहुत सारी पोएम्स लिखी है जैसे कि जूलियाना, एलिन, द फेट ऑफ अपोस्टल्स एंड क्राइस्ट टू। अब दो इम्पॉर्टेंट लीडिंग स्कॉलर्स ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हैं बेड और दूसरे हैं एलिक्विन। अब बेड को बहुत सारे डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है जैसे वेनरेबल बेड, सेंट बेड। अब ये जो स्कॉलर है इन्होंने बहुत फेमस वर्क लैटिन में लिखा था। अब अगर इंग्लिश में से ट्रांसलेट किया जाए तो आता है एस्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। अब इसी वर्क के वजह से इनको टाइटल दिया गया है द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। सेकेंड स्कॉलर है और एजुकेशनलिस्ट है वो है एलिक्विन। अब इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वर्क कंट्रीब्यूट किया है जो कि है डूम्सडे, जो कि दी गई है इन दी एक्सेटर बुक मैन्यूस्क्रिप्ट में। अब बात करते हैं किंग एल्फ्रेड की। अब किंग एल्फ्रेड को हमेशा रेफ़र किया जाता है बाय एपिथाइट द ग्रेट। अब ये जानकर बहुत खुशी होगी कि किंग एल्फ्रेड ने डिफीट किया था वाइकिंग इन्वेडर्स को, और उनके जो किंग थे किंग गंड्रेन उनको फोर्स किया कि तुम ट्रीटी ऑफ वेडमोर साइन करो। अब ट्रीटी ऑफ वेडमोर कुछ नहीं था, पीस ट्रीटी था कि वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे, वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो गए। इसके बाद कहीं हद तक पीस आ जाती है इंग्लैंड में, हम देखते हैं। अब किंग एल्फ्रेड को एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। वो इनके शासन में हम देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन प्रोज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये इन्होंने बहुत सारे वर्क ट्रांसलेट की या तो उन्होंने करवाई है ट्रांसलेट। वो ट्रांसलेट करवाते समय उन्होंने रीडर को समझाया है कि उन्होंने
किस तरीके से ट्रांसलेट की है, इसके लिए उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज़ यूज़ किया है, समटाइम्स वर्ड बाय वर्ड, समटाइम्स सेंस बाय सेंस। अब इन्होंने कहीं सारी वर्क ट्रांसलेट की है, बट जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है बेड एस्लियास्टिकल हिस्ट्री। अब ये लैटिन वर्क था, इसको ओल्ड इंग्लिश में किंग एल्फ्रेड ने करवाया। अब इतना ही नहीं, अब किंग एल्फ्रेड ने एंकरेज किया लोगों को लिखने के लिए दी एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। अब ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल फर्स्ट ग्रेट बुक होती है प्रोस में, स्पेसिफिकली लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है वो है इंग्लिश। अब किंग एल्फ्रेड की मौत के बाद भी ये जारी रहती है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। अब इस वर्क में ये बताया गया है कि इतनी सारी वॉर के बाद मन में कितना डर होता था लोगों को, कितनी इनसिक्योरिटी होती थी, वॉर के चलते कितना तहस नहस हो गया था इंग्लैंड। तो इसी के बारे में इस एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में बताया गया है। अब लास्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल की बात करते हैं। अब किंग एल्फ्रेड की मौत के बाद और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बीच में एक बंदे ने बहुत ज़्यादा प्रोस डेवलपमेंट में काम किया है, वो है एल्फ्रिक। अब जो एल्फ्रिक है उसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। अब इसने 7 बुक्स ट्रांसलेट की है बाइबल की इनटू इंग्लिश, और इन्होंने ना बहुत सारे होमलीज करके वर्क लिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने वार्निंग टाइटल दिया है हमेशा, ये कहते हुए कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ नियर। तो ये बार बार कहते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड कांस्टेंट वॉर में था, तो इन्होंने अजम्पशन किया होगा। अब ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को आप बहुत गहराई के साथ समझ पाए, इसलिए मैंने इसको 3 सेक्शंस में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट है हीरोइक पोइट्री, सेकंड है लिरिक पोइट्री, स्पेशली हम बात करेंगे एग्जिटर बुक के बारे में, जिसमें मैंने उसको वापस सब डिवाइड किया है एलिजीज और जो पोइट्री जो एलिजीज नहीं है, और जो थर्ड है वो है रिलीजियस पोइट्री। अब हीरोइक पोइट्री में आएगी बेवुल्फ, वॉलियर, फाइट एट विंसबर्ग, विट्सिट। अब लिरिक पोइट्री में जो एलिजीज और नॉट सो एलिजीज, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एलिजी है और कौन सी एलिजीज नहीं है। फिर हम बात करेंगे रिलीजियस पोइट्रीज। अब रिलीजियस पोइट्री में बहुत सारी पोइट्रीज है, पर मेनली हम डिस्कस करेंगे ड्रीम ऑफ रूड। अब समझाने के लिए मैंने सिर्फ ड्रीम ऑफ रूड लिए क्योंकि वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कहीं दफ़ा पूछा गया है। वैसे तो कहीं है जैसे जुडिथ, एंड्रियास, जेनेसिस, एक्सोडस, एलेन, फेट ऑफ अपोस्टल्स, बट हम ड्रीम ऑफ रूड तक ही स्टिक करेंगे। अब बेवुल्फ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्लिश पोइट्री है। तो बेवुल्फ 3182 लाइन्स की है, ये एक हीरोइक पोइट्री है और इसका जिक्र रॉबर्ट कॉटन्स मैन्यूस्क्रिप्ट में किया गया है और इसको ट्रांसलेट किया है सीमस हीने ने। अब हम देखते हैं कि एक पैलेस जिसका नाम है हिरोथ, उसमें किंग रॉदगर राज कर रहे होते हैं, पर ये परेशान होते हैं 12 साल से एक मॉन्स्टर से जिसका नाम है ग्रैंडल। तो अभी ये जो बेवुल्फ है वो बेवुल्फ को अपॉइंट करते हैं किंग रॉदगर और कहते हैं कि तुम मार डालो इस मॉन्स्टर को। तो अब बेवुल्फ मार डालता है ग्रैंडल को। अब बदले की आग में ग्रैंडल की मॉम बदला लेने आती है बेवुल्फ से, तो बेवुल्फ ग्रैंडल की मदर को भी मार डालते हैं। अब बेवुल्फ खुद राजा बन जाते हैं और आराम से शासन कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि अराउंड 50 इयर्स के बाद एक ड्रैगन आता है और वो तहलका मचा देता है जहाँ पर बेवुल्फ राज कर रहा होता है।
तो बेवुल्फ वो ड्रैगन को मार डालता है, पर साथ ही साथ देखते हैं कि इतनी सारी बेवुल्फ को चोट लग जाती है कि उनकी भी मौत हो जाती है। तो अब पोइट्री एंड होती है जहाँ राइटर हमें बताते हैं कि बेवुल्फ का फ्यूनरल चल रहा है। नेक्स्ट पोएम जो हम डिस्कस करेंगे वो है वित्सित। अब वित्सित है 143 लाइन्स की पोइट्री। अब ये हीरोइक पोइट्री है, अगेन ये एक्सेटर बुक में है। अब वित्सित का मतलब होता है फार ट्रैवलर। अभी वित्सित पोइट्री में बताया गया है कि कैसे स्कॉप, जैसे मैंने आपको बताया स्कॉप मतलब ट्राइबल पोएट, अब ये कैसे जर्मन के राजा थे उनके दरबारों में जाकर गाते थे। वो कई अलग अलग जर्मनी के राजाओं के पास गए और उनके लिए गाना गाया। नेक्स्ट पोइट्री है ड्रीम ऑफ दी रूड। अब जो रूड का मतलब होता है वो है क्रॉस। अब नरेटर हमें बताते हैं कि वो सपने में जीसस क्राइस्ट के साथ बात कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ लीव। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग।